अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी वो बेसिकली थी कि फिक्स्ड एसेट कितने तरह के होते हैं। हमने टेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स पढ़ा। टेंजिबल एसेट्स में हमने ये बात डिस्कस की कि उसमें हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, जिसका हमने रेफरेंस दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। उसके बाद डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं उसका हमने डिफरेंट मेथड पढ़े, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस किया, डिक्लाइनिंग मेथड को डिस्कस किया, 150% डिक्लाइनिंग को डिस्कस किया एंड 200% डिक्लाइनिंग को डिस्कस किया। एक मेथड हमारा रह गया था यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा जब एक मेथड को दूसरे मेथड में कट ऑफ करते हैं तो उसको हम किस तरह चेंज करेंगे ये बात पढ़ेंगे, और इसकी एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की डेफिनेशन कैलकुलेट की तो उसका एक फार्मूला था। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला ये था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। इससे जो हमारा आंसर निकला वो हमारा जो है हमारी डेप्रिसिएशन होती है। जबकि डबल डिक्लाइनिंग मेथड में या 150% डिक्लाइनिंग मेथड में या डिक्लाइनिंग मेथड में हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का होना ज़रूरी है। अगर नहीं वो है तो हम उसमें निकालते थे, कैसे फाइंड करते थे। अगर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है तो हमने डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला पढ़ा, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमने कैलकुलेट कर लेनी है उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन ये डिक्लाइनिंग मेथड की होगी। उसके बाद उसको 150% तक कैसे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100 करके, और उसको 200% तक कैसे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 100। तो इस तरह हम जो है तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन करेंगे। बाकी आपको कैलकुलेट करने का जो मेथड था वो पुरानी क्लासेस से थोड़ा डिफरेंट था, वो आपको सिखाया। अभी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इस क्लास में यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन रेट निकालना होता है, जिसका फार्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। आपकी इसको हम एस्टिमेटेड भी बोल सकते हैं कि आपने क्या एस्टिमेट किया हुआ है तो उसकी टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट क्या होगा। इससे हमारे पास जो आंसर निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पर ईयर आउटपुट के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन। यानी आपके पास डेप्रिसिएशन रेट जब हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए आप इसको ज़्यादा से लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रेट। और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास जितने भी उसने पर ईयर माइल दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताएगा कि एक साल में कितने माइल चला, दूसरे साल में कितने माइल चला, या पर ईयर आउटपुट जितनी उसने पर ईयर आउटपुट वो माइल्स में हो सकती है, वो यूनिट्स में हो सकती है। अगर मशीन है तो यूनिट्स में होगी, अगर कोई ट्रक है या बस है या गाड़ी है तो वो माइल्स में होगी। इसी तरह आपके पास डिफरेंट एसेट्स की डिफरेंट आउटपुट होगी। तो पर यूनिट आउटपुट, एक यूनिट की कितनी आउटपुट आ रही है, मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ से हमने डेप्रिसिएशन रेट निकाला, उससे हम आपके यहाँ निकालेंगे डेप्रिसिएशन रेट। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपने वो क्वेश्चन अपने पास ओपन रखना है। पेज नंबर 422, 422 पेज नंबर पे है। 422 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.7a, इसको आपने ज़हन में रखना है और आपने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, 2-3-4 चीज़ें और भी मांगी गई हैं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए लिखा हुआ है टैक्सेशन इन कॉर्पोरेशन परचेज अ ट्रक टू यूज़ फॉर डिलीवरीज। जो इसको आप एज एन एग्जाम्पल लेंगे, इसको एज अ प्रॉब्लम ना लीजिएगा कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। फिर हम प्रॉब्लम्स को वन बाय वन अलग अलग डिस्कस करेंगे।
जो प्रॉब्लम मैं आपको जो हमारी प्रीवियस क्लासों की प्रैक्टिस रही है कि मैं आपको प्रॉब्लम ए यानी सेट ए एक प्रॉब्लम है और सेट बी है। सेट ए मैं करवाता होता हूँ, सेट बी आप खुद करते होते हैं, तो मैं आपको तरतीब वाइज सारी करवाऊंगा, लेकिन इसको एज ए एग्जाम्पल लेंगे। टैक्सेशन इन कॉर्पोरेशन परचेज ऑफ ट्रक। टैक्सेशन इन कॉर्पोरेशन एक ट्रक खरीदा है जिससे वो चीज़ें जो है डिलीवर करता है, तो कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है, हाउ मच डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर 3 डिफरेंट मेथड, कि वो 3 डिफरेंट मेथड उसने दिए हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ यूनिट ऑफ आउटपुट को डिस्कस करेंगे। द ट्रक कॉस्ट 20,000, जो ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमारे पास है 20,000 माइनस, उसके बाद हमें कहता है एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव वैल्यू 4,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर। जब हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 5 साल है, तो जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर भी वो उसकी वैल्यू 4,000 बच जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। और द ट्रक इज एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड एट द रेट ऑफ 10,000 माइल इन फर्स्ट ईयर। कहता है पहले साल उसका जो एक्सपेक्टेशन हमने लगाई है कि वो 10,000 माइल करेगा, जो सेकंड और थर्ड ईयर के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन है वो 20,000 की माइल्स की है, जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर्स के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन है वो 15,000। तो अगर आप इसकी टोटल आउटपुट देखना चाहें तो वो कितनी बनेगी, 10, 20, 30, 50 और 30, 80, तकरीबन 80,000 माइल जो है उसकी टोटल आउटपुट होगी। तो हमारा डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट, ये टोटल आउटपुट लेंगे जो कि कितनी है 80,000। तो आप इससे डेप्रिसिएशन रेट निकाल लेंगे, तो हमारे पास आएगा 20,000 माइनस 4,000 और डिवाइड बाय 80,000, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट निकला आया 0.2 पर माइल, 0.2 पर माइल, ये हमारा डेप्रिसिएशन रेट। अब उसने कहा है कि पहले साल 10,000 माइल की जो है, तो पहले साल की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है पर यूनिट आउटपुट रेट। पर यूनिट आउटपुट रेट हमारा क्या निकला है 0.2 और मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट आउटपुट। पर यूनिट आउटपुट से मुराद है कि एक साल में पर ईयर आउटपुट, पर ईयर आउटपुट, एक ईयर में कितनी आउटपुट आई है उसमें कितनी आई है 10,000, तो आप यहाँ लिखेंगे 10,000 पर ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, और डेप्रिसिएशन का रेट आपने क्या फाइंड किया 0.2। जब 10,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2,000। तो 2,000 जब हमारे पास आंसर आएगा तो हमारी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी 2,000 मिलेगी, जबकि बुक वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग पे 20,000 थी, 2,000 ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बुक वैल्यू हमारे पास 18,000 आ जाएगी। अब जब आपने सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेशन करनी है, अब सेकंड ईयर के लिए आउटपुट कितनी है 20,000, तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला पर ईयर आउटपुट, यानी पर ईयर आउटपुट 20,000 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट जो कि हमने निकाला है 0.2, अब हमारे पास आंसर आएगा 4,000। तो 2 और 4 टोटल डेप्रिसिएशन होगी 6,000, 18 में से 4,000 मजीद निकाल दें तो आपका एसेट आ गया 14,000। इसी तरह तीसरे ईयर आपके पास वो कहता है 20,000 एस्टिमेशन ऑफ आउटपुट है, फिर 20,000 है, सेम उसको 2 से मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे जो हमने रेट निकाला है तो 4,000 आएगा, तो ये 10,000 हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग 10,000 हो जाएगा। अब जो फोर्थ ईयर की हमारे पास आउटपुट है वो है 15,000, फिफ्थ ईयर की भी आउटपुट हमारे पास 15,000 है, तो दोनों को हम 0.2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,000 इसी का आंसर आ जाएगा, 3,000 इसका आ जाएगा। 10 में से 3 जमा करेंगे तो ये 13,000 हो जाएगा, 3 निकाल देंगे तो ये 7,000, इसी तरह 13 में से 3 निकाल देंगे, 3 जमा कर लेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन होगी 16,000, 7 में से 3 निकाल देंगे, रिमेनिंग वैल्यू 4,000। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका ये 16,000 बनेगा टोटल, और इसी तरह ये भी टोटल 16 है, और आपका देखिए स्क्रैप वैल्यू आपके पास 4,000 रुपया बची है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन रेट निकालना आना चाहिए जो कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। आपको पर ईयर आउटपुट दे दी जाएगी, इसमें जो जमा करेंगे टोटल आउटपुट होगा, तो जब इस फार्मूले से निकाल लेंगे वो आंसर आएगा डेप्रिसिएशन रेट। अब आपको चाहिए पर ईयर आउटपुट, जब पहले साल निकालना है तो पहले साल की आउटपुट 10,000 है, जब दूसरा साल निकालना है उसकी आउटपुट 20,000 है, जब तीसरा साल निकालना है उसकी आउटपुट भी 20,000 है, जब चौथा और पाँचवा करना है उसकी आउटपुट 15,000 है, दोनों की
तो इस तरह आप इसको बोलते हैं, ये जो कैलकुलेशन करने का मेथड है यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। जितनी आपने उससे आउटपुट ली है, जितना उससे आपने काम लिया है, उतनी उसकी डेप्रिसिएशन होगी। कोई इसमें डेप्रिसिएशन रेट नहीं है कि एक साल में वो यूज़ ही नहीं हुआ, उस दिन भी आप 10% ले रहे हैं, एक साल वो बड़ा यूज़ हुआ उसमें भी आप 10% ही ले रहे हैं। तो ऐसा केस नहीं है। इस केस में जितना आपने यूज़ किया उतनी आपने उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करती है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। आई थिंक अब आपको पांचों मेथड्स में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, 1% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग डिक्लाइनिंग यही तो आता है, 200 डिक्लाइनिंग मेथड में और ये यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, इन पांचों में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पांचों के पांचों अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिवाय एक चीज़ के कि जो हमने अभी बात की है कि एक मेथड को जब दूसरे मेथड में चेंज करना है तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसमें हम इसको कैसे लेके चलेंगे क्वेश्चन को। सिवाय इस चीज़ की हमने हर बात जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली है, हर मेथड की हमने बात कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है कि जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, हमारा एसेट डेप्रिसिएट हो गया, लास्ट दिन हो गया, 5 सालों की एस्टिमेट लाइफ थी, गुजर गई, अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले है कि अगर आपका जितना एसेट है, जितना आपने एसेट खरीदा था, उसकी सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। कोई सा भी मेथड यूज करें, आपने डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली है। अब आपका फोकस कैलकुलेशन नहीं है, अब आपका फोकस जो है वो एंट्रीज है। कैसे एंट्रीज पास करेंगे? सबसे पहले एंट्री है कि जब आपने एक एसेट्स को डेप्रिसिएट किया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या एंट्री पास होगी, जितनी भी उसकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी साल के 5 साल के एंड पे, तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया। जैसे अगर आप इसी क्वेश्चन को ले लें, उसमें लिखा हुआ था हमारा एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 16,000 है और उसकी जो कॉस्ट थी वो 20,000 थी। तो जब हमने उसको 20,000 का खरीदा था और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो 4,000 बची है। इसका मतलब है 5 सालों के एंड पे वो 16,000 से डेप्रिसिएट हुआ है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की हमेशा ये एंट्री होती है, जब हमारे एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जब 4-5 साल पूरे हो जाएंगे तो एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और वो जो ट्रक है, वो जो भी एसेट है, ट्रक है, मशीन है, जो भी वो चीज़ है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जर्नल का फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, उसमें आपने ये एंट्री पास कर दी। कितने से होगी, कितना डेप्रिसिएट हुआ है वो ट्रक, 16,000। ये है एंट्री किस बात की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की उस एसेट। पहली एंट्री होती है कि जब 5 साल मुकम्मल हो जाएं तो आप उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन की क्या होगी। उसके बाद अगर आपको वो एसेट्स खरीदने पे गेन हो जाता है, लेट से एक मशीन थी, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक मशीन थी जो जिसकी कॉस्ट थी आपकी तकरीबन 10,000 और आपने उसको 10 सालों में या 5 सालों में या 8 सालों में जो भी उसकी थी डेप्रिसिएशन, उसको 8,000 बनी। इसका मतलब है उसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि आपने उसको 3,000 का सोल्ड आउट। इसका मतलब है 2,000 वाली चीज़ आपने 3,000 की दी। तो अब क्या एंट्री पास होगी, इसको हम बोलते हैं, इस अमल को बोलते हैं डिस्पोज ऑफ करना। तो डिस्पोजल पे गेन ऑन डिस्पोजल, अगर आपको एसेट के को डिस्पोज ऑफ करने पे गेन हो जाए, जो कि मैंने अभी सिचुएशन बताई है आपको, तो फिर क्या एंट्री पास होगी। तो मशीन की कीमत 10,000 है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 हो गई है, स्क्रैप वैल्यू 2,000 का बिकना चाहिए था लेकिन आपने उसको 3,000 का बेच दिया। तो अब क्या एंट्री पास करेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल एसेट की प्रॉब्लम। अब आपको जो कैश मिला है, जो सेल्ड आउट हुआ है, वो कितने का हुआ, 3,000। कैश एसेट है, एसेट बढ़ जाए तो हम डेबिट करते हैं, एसेट में हमारे पास 3,000 है। जो मशीन है वो आपकी टोटल चले गई है, मशीन की वैल्यू थी 10,000, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मैंने अभी ऊपर एंट्री पास की है, इसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती थी 8,000। ये एंट्री तो हमने पास करनी है ना, डेप्रिसिएशन तो हमने चार्ज करनी है।
उसके बाद हमारे पास कैश जो है वो 3000 है, एक्चुअली उसको 2000 का सेल होना चाहिए था लेकिन वो 3000 का सेल हो गया, इसका मतलब है 1000 हमें गेन हो गया। तो गेन हमारा इनकम होती है, अब इनकम जब भी बढ़े क्रेडिट होती है। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ मशीन, कितना गेन हुआ? 2000 की स्क्रैप वैल्यू थी, 3000 का सेल हुआ तो 1000 गेन हुआ। तो इस तरह हम एंट्री पास करेंगे प्रॉपर जर्नल के फॉर्म। आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया अगर आपको एसेट आपने बेचा और आपको गेन हो गया। सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं कि आपने एसेट बेचा है लेकिन गेन नहीं हुआ, लॉस हो गया है। यही सिचुएशन लेता हूँ, मशीन की कीमत 10,000 थी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 थी, स्क्रैप वैल्यू थी 1000, लेकिन आपकी मशीन जो बिकी है वो 1000 रुपये की बिकी है। अब गेन नहीं है, अब लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अब क्या करेंगे? अब उसी तरह एंट्री यही रहेगी, 3000 की बजाय हमें कैश कितना मिला? 2000, और गेन कोई नहीं है। गेन कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन लॉस है। और लॉस जब भी बड़े डेबिट होता है, लॉस ऑन डिस्पोज ऑफ एसेट्स, और एसेट्स को डिस्पोज होने पे हमें कितना लॉस हो गया? 1000 रुपये का। अब हमारे पास ये एंट्री पास होगी, मशीन खत्म होगी 10,000 से, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 से, जो हमने एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने की पहले एंट्री की थी वो तो होगी ही होगी। अब जब एसेट बिका है तो कैश आ जाएगा 1000 रुपये का, लेकिन 1000 कम हुआ है, वो 1000 हमारा लॉस। इस तरह हम एसेट को लॉस पे डिस्पोज ऑफ होने की एंट्री पास करते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने सेम वैल्यू पे एसेट जितने का था उतने का बेच दिया है, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन डिस्पोज ऑफ एसेट्स, एसेट को डिस्पोज ऑफ करने में ना आपको नफा हुआ है ना नुकसान हुआ है। यानी 10,000 की मशीन थी, 8,000 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई, स्क्रैप वैल्यू 2000 बनती थी और आपका एसेट 2000 का ही बिका है। इसका मतलब है आपके पास सबसे पहले क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो वैसे ही आना चाहिए 8,000 से, और मशीन वैसे ही क्रेडिट होनी चाहिए 10,000 रुपये से, लेकिन आपको जो कैश मिला है वो 2000 रुपये है। इसका मतलब ये 10,000 और ये 10,000 बराबर हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस केस में हमें ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। एसेट कैश वाला एसेट बढ़ गया डेबिट, मशीन वाला एसेट कम हो गया क्रेडिट, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब भी बढ़े डेबिट होता है। इस तरह हम एंट्रीज पास करेंगे। ये सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है, ये डेप्रिसिएशन की चार्ज करने की एंट्री भी, और प्लस लॉस पे और गेन भी मैंने इसी में सिखाया। और ये अगर ना गेन है ना लॉस है, एसेट डिस्पोज ऑफ किया है विद सेम स्क्रैप वैल्यू पे, उसको हमें कैलकुलेट करने का ये तरीका है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमने कहा था कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल जो है प्रॉब्लम सेट ए में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमारे पास हैं 5 क्वेश्चन, जो मैं प्रॉब्लम सेट ए में से आपको करवाऊंगा, और आप उसी तरह के 5 क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट बी में से करेंगे। यानी टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 5 मैं करवाऊंगा और 5 आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे। अभी हमारा जो मेजर जो है वो चैप्टर स्टार्ट होने लगा। सबसे ये जो जितनी भी बातें अभी मैंने बताई हैं वो सारी कंसेप्चुअल थी। कंसेप्चुअल बातें क्या थी, एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, हर मेथड में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और फिर उसकी जब हम एसेट को कैलकुलेट कर लेते हैं 5 साल पूरे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री क्या होती है। यहाँ तक हमने तमाम बातें जो हैं वो आपसे डिस्कस कर ली हैं। सारे कंसेप्ट अब आपको आ चुके हैं। अब जिसको इन कंसेप्ट की समझ लग गई है 90% उसको क्वेश्चन आता होगा, 10% सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो मैं कुछ अभी करवा रहा हूँ, कुछ आप जब प्रॉब्लम सेट बी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं प्रॉब्लम सेट ए के, जिसमें से 2 मैं आज करवा रहा हूँ, 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा ये 3 क्लासेस में जो हमने कहा था कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हमारा इस चैप्टर का एंड होगा। इसके अलावा छोटे छोटे 1-2 कंसेप्ट हैं जो कि हमने बहुत बात पढ़ी है कि इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, उनकी भी वैल्यू में कमी आती है, जिसको हम अमोर्टाइजेशन होती है, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। वो छोटा सा कंसेप्ट है, वो इंशाल्लाह आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। लेकिन मेजर जो चीज़ पेपर में आने वाली भी है और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन होती है, और उसके मेथड्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन करते करते ये भी बात सीखेंगे, जो हमारी एक चीज़ रह गई है कि अगर हमारे पास एक मेथड पहले मौजूद हो और बाद में जाके कहें कि इसको
चेंज कर दें तो कहाँ पे चेंज करना है और किस तरह चेंज करना है उस मेथड को, वो चीज़ भी हम क्वेश्चन करते हुए सीखेंगे। तो प्रॉब्लम सेट नंबर ए है हमारे पास, कहता है हैमलेट कॉलेज रिसेंटली परचेज न्यू कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर दिस लाइब्रेरी। कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदी गई है लाइब्रेरी के लिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेफर टू द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उसको खरीदने की भी और उसको इंस्टॉल करने की भी। ये जो मैं अभी चीज़ पढ़ रहा हूँ आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए। बुक का पेज नंबर 419 419 पेज ओपन हो और आप प्रॉब्लम नंबर सेट ए में प्रॉब्लम सेट ए के अंदर प्रॉब्लम नंबर 9.1 जो है उसको रीड कर रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है The list price of the equipment was 2,85,000। जो हम करने लगे हैं प्रॉब्लम सेट ए में से 9.1, जिसमें पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्राइस ऑफ इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट की प्राइस जो है वो है 2,85,000। समटाइम बुक के एडिशन के जो बच्चों का इनको एडिशन उन्होंने डिफरेंट ले लिया था, हो सकता है कि उसमें अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्वेश्चन सेम होगा लेकिन अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो देख लीजिएगा। और हम हैमलेट कॉलेज क्वालिफाइड फॉर एन एजुकेशन डिस्काउंट और उसको 25,000 रुपये की एजुकेशन डिस्काउंट मिली है, क्योंकि वो एक एजुकेशन अदारा है। जब उन्होंने कंप्यूटर खरीदा उस बेस पे उनको एजुकेशन डिस्काउंट मिली है जो कि तकरीबन 25,000 रुपये। उसके बाद इट पेड 50,000 कैश फॉर इक्विपमेंट। उसने कैश में जो पेमेंट की है जब ये खरीदने गया है तो जो कैश पे किया है वो है 50,000 रुपये। एंड इशू 3 months 9% नोट्स पेएबल फॉर द बैलेंस अमाउंट। और जितनी अमाउंट बाकी बची उसके लिए उसने अकाउंट्स एक बिल पे किया है, उसको हम बोलते हैं बिल पेएबल या नोट्स पेएबल। यहाँ पे हमारे पुरानी बुक्स में हम उसको बिल पेएबल लिखते थे, अभी हम उसको नोट्स पेएबल लिखेंगे। तो 2,85,000 की उसकी लिस्ट प्राइस थी, उसमें 25,000 का तो हमें वैसे डिस्काउंट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 2,60,000। उसमें से हमने 50,000 की कैश में पेमेंट कर दी है, तो रिमेनिंग बचा 2,10,000। उसका हमने एक नोट्स पेएबल जो है वो सेट कर दिया। ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने ये अमाउंट निकालने के लिए की है, आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। 285 उसकी लिस्ट प्राइस थी, 25,000 हमें डिस्काउंट मिल गया, 2,60,000 रुपया जो है ये हमारे पास वो हमने खरीद के लाए हैं। 50,000 जो है ये हमने कैश पे किया, इसका मतलब रिमेनिंग 2,10,000 का नोट पेएबल है। एक बात याद रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है ये लिस्ट प्राइस पे है। जो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट होती है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट, हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा कि डिस्काउंट की 2 टाइप होती हैं। इसको एक को बोलते हैं कैश डिस्काउंट, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होती है जब तजारत कर रहे होते हैं उसी टाइम जो हम पैसे बार्गेनिंग करके चढ़वा लेते हैं, जैसे इन्होंने बार्गेन किया जी हमारा एजुकेशन अदारा है हमें कोई रिलीफ दी जाए, उन्होंने 25,000 छोड़ दिया, तो ये इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो सिर्फ आपके पैसों में लेस होने का बायस बनती है कि आपने 285 देना था, 25 काट के आपको 260 देना पड़ेगा, बस ये कैलकुलेशन होती है, इसकी और कोई एंट्री पास नहीं होती। ये बात बताई थी। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि अगर मैं 2,85,000 की ले आता और उससे 1 माह का वादा करा था भी 1 माह बाद पेमेंट करूँगा, लेकिन आपके पास 10 दिन बाद पैसे आ जाते, आप उसको जाकर कहते हैं भाई आप देखो मैं 20 दिन पहले आ गया हूँ तो कुछ पैसे छोड़ दो, वो फिर हमें 25,000 छोड़ देता। तो ये जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है और ये फिर रिकॉर्ड होनी थी, क्योंकि आपने जब वो 10 दिन पहले खरीदा था अपनी किताबों में जाके लिखा होगा 285,000 का एसेट डेबिट और 2,85,000 का लायबिलिटी क्रेडिट। अब जब पे करने जा रहे हैं तो पे कर रहे हैं सिर्फ 2,60,000, तो बाकी 25 किधर गया, वो डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होती है। ये बात हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जस्ट यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद हमें कहता है The notes plus accrued interest charge for 4,500 was paid promptly at the note maturity date। और वो कहता है आपको इस पे इंटरेस्ट भी पड़ेगा 4,500 रुपया, लेकिन ये इंटरेस्ट और टोटल पैसे पे कब करने हैं जब उसकी मेच्योरिटी डेट आएगी। और मेच्योरिटी डेट उसने बोला है कि 3 months की है, यानी 3 माह बाद उसकी मेच्योरिटी डेट आएगी, जब आएगी हम उसकी बात करेंगे।
In addition to the amount described in one, Hamlet paid sale tax 15,000 at the date of purchase. जिस दिन उसने वो खरीदा है उस दिन उसने उसका सेल टैक्स भी पे किया, ये उसकी लिस्ट प्राइस थी और उसके साथ साथ उसने जो सेल टैक्स पे किया है जो कि 15,000 रुपये। उसके बाद तीसरी में कहता है फ्रेट चार्जेस। जब आपने वो कंप्यूटर सारे खरीद लिए तो जाहिर है उसको आपने अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर आना है, तो आपने कोई ट्रक का बंदोबस्त किया होगा, उसको आपने किराया देना होगा, तो वो आपने 1,000 रुपया फ्रेट चार्जेस पे किए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसके बाद आपने उसको जाहिर है वो जो कंप्यूटर आए हैं उनको कोई कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उसको कहेंगे भाई ये ज़रा लगा कर दो, तो उसने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने में आप पर 5,000 रुपये ये कॉस्ट लगेगा, तो इसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहते हैं। कि जो मशीन या जो भी कंप्यूटर जो भी आपके बिजनेस में आया आपने उसको लाकर यहाँ पे इंस्टॉल करना है, लगाना है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट बंदा चाहिए, उसको बुलाया, उसने जाकर आपको फिट कर दिया, उसको उसने 5,000 चार्जेस ले लिए। During installation, one computer terminal was accidentally damaged by a library employee. लाइब्रेरी के एम्प्लॉई से आपका ही कोई एम्प्लॉई था, उससे कोई चीज़ डैमेज हो गई और उसको रिपेयर करवाने में आपने 500 रुपया जो है वो पे कर दिया, तो रिपेयर चार्जेस आ गए 500। उसके बाद as soon as the computer was installed, the college paid 4,000 for print admissions, brochures, features the library new state of art computing facility। उसके बाद आपने एडवर्टाइज किया है, आपने ब्रोशर बनाए हैं और उसमें लिखा है कि हम जो है हमारे कॉलेज में अब ज़रा लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर भी मौजूद है, और उस एडवर्टाइज करने पर आपने 4,000 जो है वो पे किया है। ये पूरा क्वेश्चन है। अब हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सारी कॉस्ट देने के बाद हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अभी हमसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, अभी हमसे सिर्फ कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन ये क्या है बताएं। इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में मेक अ जनरल स्टेटमेंट समराइजिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर दैट क्वालिफाई फॉर द इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट्स सच एज कंप्यूटर इक्विपमेंट। वो कहता है सिर्फ एक सेंटेंस में, कोई आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है, कोई आपने फॉर्मेट नहीं बनाना, कोई आपने न्यूमेरिकल नहीं करना, आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है, वो भी एक सेंटेंस के अंदर कि बताएं कि इसमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो इसकी कॉस्ट में, यानी कंप्यूटर इंस्टॉलमेंट, कंप्यूटर जो इंस्टॉल किए हैं उसकी कॉस्ट में, यानी आपके फिक्स एसेट की कॉस्ट में शामिल है और कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं है। इसको समझाने के लिए हम लास्ट क्लास में बात करते थे, जो चीज़ जब आपने फिक्स एसेट खरीदा उसको लाने में और लगाने में, फिट करने तक के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो उस फिक्स एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं। लेट्स से अगर आप एक मशीन आपने बाहर से इंपोर्ट की है, आपकी वो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 10 लाख रुपए थी, आपने वो इंपोर्ट की, इंपोर्ट ड्यूटी पे की, वहाँ से आया, जहाज़ में आया, उसको किराया पे किया, 2 लाख ये लगा। फिर एक बंद आप ज़ाहिर है आपकी बाहर की मशीनरी थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी, आपने एक एक्सपर्ट को बुलाया, उसको कहा यार इसको लगा कर भी दो। जब तक वो रनिंग पोजीशन में नहीं आ जाती तब तक के जो जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मशीनरी की कॉस्ट में आते हैं, इसलिए वो कैपिटल नेचर के होते हैं, क्योंकि इनसे हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना होता है, तो इसलिए इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो तमाम खर्चे उस चीज़ की कीमत में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपने वो मशीन खरीदी 2,85,000 की, लेकिन वो डिस्काउंट करके आपको पड़ी है 2,60,000 रुपये की। ये 2,85 की बजाय आपकी ये इंस्टॉलमेंट कितनी की है 2,60,000 की, तो 25,000 आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद सेल टैक्स, जब आपने जो मशीन खरीदी है उस पर टैक्स पे किया है, इसके बगैर हम कभी भी मशीन नहीं खरीद सकते थे, तो ये ज़रूरी कॉस्ट है, यानी जो चीज़ों को खरीदने में ज़रूरी कॉस्ट है वो आपको लगानी पड़ रही है, तो ये आपके मशीन की कीमत में शामिल होगा। फ्रेट चार्जेस, अगर आप किराया पे ना करते तो कभी भी मशीन आपके घर में नहीं आ सकती थी, तो ये एक जो है आपके पास जो है फ्रेट चार्जेस हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अगर मशीन इंस्टॉल नहीं होती कभी भी वर्किंग कंडीशन में ना आती, तो ये जो 4 एक्सपेंसेस हैं 1, 2, 3 और 4 ये मशीन की कॉस्ट में शामिल है, रिमेनिंग शामिल नहीं है। इंटरेस्ट क्यों शामिल नहीं है भाई? इंटरेस्ट इसलिए शामिल नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते मुझे कभी भी नोट्स पेपर ना करना पड़ता, मुझे उधार ना लेना पड़ता, तो ये इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। मेरे पास पैसे होते मैं पैसे देता और मशीन ले आता, इंटरेस्ट के बगैर भी मशीनरी आ सकती थी, या किसी कोई दोस्त कोई वालिदैन मुझे उधार देते बगैर इंटरेस्ट के, तो मुझे उधार के बगैर मशीन लेनी पड़ती ले सकता था, तो ये इसलिए इंटरेस्ट जो है ये इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। इसी तरह रिपेयर चार्जेस, अगर कोई चीज़ टूटती ना, यहाँ पे आके एम्प्लॉई ना तोड़ता तो फिर भी मशीन इंस्टॉल हो जानी थी, तो इसका भी ताल्लुक डायरेक्टली
इलेक्ट्रिकल मशीनरी के इंस्टॉलेशन से नहीं है, इसलिए ये भी इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग, अगर मैं एडवर्टाइज ना भी करूँ फिर भी मेरी मशीन आके काम करना शुरू कर देगी, इसलिए ये भी जो है ये इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। इन वन सेंटेंस में आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे द प्राइस ऑफ द मशीन और कंप्यूटर्स and sale tax and freight charges and installation costs. These all costs are directly related to the purchase of that machinery, that computer. That's why these are all included in the cost of the machinery. And all other costs like interest, repair, advertisement, they are not directly related to that product, that machine. That's why not included in the cost. तो इसका आप एक सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा ए का जो है वो आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं बी की तरफ। फॉर ईच ऑफ द 6 नंबर पैराग्राफ, ये जो 6 नंबर पैराग्राफ हमने क्वेश्चन में दिए गए हैं जिससे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, वो कहता है indicate which item should be included by Hamlet College in total cost added in the computer equipment. Also briefly indicate proper accounting treatment of those items that are not included in the cost of equipment. कहता है ये बताएं, अब पहले तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में उसने पूछ लिया कि कौन सी कॉस्ट आएगी कौन सी नहीं आएगी। अब वो कहता है प्रॉपर मुझे करके दिखाएं कि कौन सी चीज़ कॉस्ट में शामिल होगी और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी उसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब हमारे पास ए पार्ट को हमने सिंपली डिस्कस कर दिया। अब हम बी पार्ट में सबसे पहले ये बात करने लगे हैं कि जो उसने कहा है, बात उसने ये किया है कि आप ये बताएं कि कौन सी कास्ट जो है वो कॉलेज एडिट करेगा कंप्यूटर इक्विपमेंट में। कंप्यूटर इक्विपमेंट में कौन सी कॉस्ट आएगी, तो उसमें सबसे पहली कॉस्ट आएगी जो उसकी प्राइस है हमें पे करनी पड़ेगी, ओरिजिनल कॉस्ट जो कि हमें पे करना पड़ा है 2,07,000 का, 25,000 की डिस्काउंट होगी। एक ये चीज़ शामिल होगी। दूसरी चीज़ हमें जो पड़ेगी वो है सेल टैक्स, उसकी अमाउंट है 15,000, ये इसकी कॉस्ट में शामिल होगा। तीसरी अमाउंट है फ्रेट चार्जेस, क्योंकि इसके बगैर भी एसेट नहीं खरीदा जा सकता। खरीद तो सकते हैं लेकिन घर नहीं आ सकता, आपके बिजनेस तक नहीं आ सकता। उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है ये जब तक ये नहीं लगेगी आपका एसेट रनिंग पोजीशन में नहीं आ सकता, ये भी नेसेसरी है। तो ये 5 नेसेसरी है। तो जो टोटल कॉस्ट बनेगी उसकी टोटल कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 15 और 5 20, 2,81,000 जो है वो उस एसेट की कॉस्ट बनेगी, जिससे वो हमारे एसेट्स की वैल्यू में इजाफा होने का बायस बनेगा। तो टोटल हमारे पास अगर हमसे पूछे भाई ये कंप्यूटर कितने के इंस्टॉल किए हैं, तो हम बताएंगे ये कंप्यूटर जो है 2,81,000 के इंस्टॉल है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाकी कहता है सेकंड पार्ट है आल्सो ब्रीफली इंडिकेट दी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दोज आइटम दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इक्विपमेंट। कहता है जो कॉस्ट इक्विपमेंट में नई चीज़ें आई उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगी, वो कौन कौन सी आई हैं। एक इंटरेस्ट है, रिपेयर चार्जेस हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा ये 3 चीज़ें हैं। ये बेसिकली 3 चीज़ें वो है जो कि उसकी कॉस्ट में शामिल है, ये तो हमने वैसे ही पे किया। तो इंटरेस्ट जो है ये हमारा जो है एक्सपेंस है, इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे इंटरेस्ट एज आ हमारा एक्सपेंस के तौर पे आएगा। इसकी प्रॉपर काउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये एज आ एक्सपेंस होगा और रेवेन्यू नेचर का होगा। इसी तरह रिपेयर, इसी तरह जो है एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों के तीनों हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होंगे और ये हमारे जो हैं जब हम इनको पे करेंगे तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ये होगी कि ये तीनों चीज़ें एक्सपेंस में आएंगी, तो आप इस तरह एक्सपेंस शो कर देंगे। इसका सिंपल डिटेल लिखनी है, इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। थर्ड पार्ट में कहता है कंप्यूट द टोटल कास्ट एडेड टू द कॉलेज कंप्यूटर इक्विपमेंट। टोटल कास्ट जो ऐड की गई है वो हमने ऑलरेडी इसकी कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह से आप दोबारा से सी पार्ट में लिखेंगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है डी ऑप्शन, प्रिपेयर अ जनरल एंट्री एट द एंड ऑफ करंट ईयर टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर इक्विपमेंट। आपने क्या करना है, साल के एंड पे उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। उसको बताएं आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हैमलेट कॉलेज इंटेंड टू डेप्रिसिएट दिस इक्विपमेंट बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड, हाफ ईयर कन्वेंशन ओवर एन एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, अज्यूम अ 0 रेजिडुअल वैल्यू। वो कहता है 5 साल उसकी लाइफ है,
हाफ ईयर कन्वेंशन लेना है। हाफ ईयर कन्वेंशन मैंने सिखाया है, जीरो रेजिडुअल वैल्यू होगी उसकी। सिर्फ आपने एक साल की प्रिपेयर जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ करंट ईयर, सिर्फ एक साल की आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। अब आपको एंट्री का तरीका बताया था, आप इसको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की लिख लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम इस तरह एंट्री करते हैं। एक एंट्री करने का ये तरीका होता है डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये जो हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। और जब 5 साल पूरे होते हैं, अभी मैंने उसकी एंट्री आपको बताई थी कि 5 साल बाद हम क्या एंट्री करते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और वो जो हमने कंप्यूटर इंस्टॉल किया है, कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये इस तरह हम एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू कंप्यूटर। तो इस तरह हम एंट्री पास कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन की। तो आप बताएं, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी होगी, और मेथड भी स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ, और हाफ ईयर कन्वेंशन हो तो 1/2 करना पड़ता है, आपको ये बात बताई थी। और हाफ ईयर कन्वेंशन इसमें है, आपकी जो कॉस्ट है वो 2,81,000 है, स्क्रैप वैल्यू उसने का 0 है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है। तो 2,81,000 डिवाइडेड बाय 5 और उसको हाफ ईयर कन्वेंशन करेंगे, तो 2,81,000 को हम डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 56,200। लेकिन उसको जब हाफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28,100। ये हमारी एक ईयर की डेप्रिसिएशन बनेगी। तो हम यहाँ पे 28,100, 28,100, 28,100 और 28,100 ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह हम जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछी है, अभी कौन सी चीज़ डेप्रिसिएशन में आती है, कौन सी नहीं आती। दूसरे में उसने पूछा है कौन सी कॉस्ट जो है वो शामिल है, कौन सी नहीं है। तीसरे में उसने पूछा उसकी अलग से कैलकुलेशन करते जिस तरह मैंने ये कैलकुलेशन किया। चौथे पार्ट में डी पार्ट में उसने पूछा है कि आप जो है हमसे डेप्रिसिएशन जो है वो एंट्री करते हैं, पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक साल की कैलकुलेशन करनी है, ज़रूरी नहीं है जो पहले मैंने फॉर्मूला बनाया वही करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ईयर की डेप्रिसिएशन है तो आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ईयर्स की डेप्रिसिएशन हो तो फिर हम वो कंप्यूटेशन वाला जो है वो फॉर्मेट पूरा बनाते हैं। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जब स्टार्ट होते हैं तो एक आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो इतना इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं होता, लेकिन उसको करना इसलिए ज़रूरी होता है तो आपको इनिशियल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अब आपको इनिशियल कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, कौन सी चीज़ एसेट की कॉस्ट में शामिल करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। ये बातें इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दी हैं क्योंकि ये बातें आपने प्रीवियस आईकॉम और बीकॉम की क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि एसेट्स को खरीदने से लेकर एसेट को इंस्टॉल करने तक जितनी भी कॉस्ट ज़रूरी कॉस्ट जो कि उसकी जिसके बगैर वो ऐसा यहाँ पे आके लगना मुमकिन ना हो, वो सारी की सारी कॉस्ट उसकी जितने भी वो एक्सपेंसेस होते हैं वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की है प्राइस की, जैसे कि हमने बात की है सेल टैक्स की, फ्रेट की और इंस्टॉलेशन की। इसके बगैर हमारे पास एसेट जो है वो आके लगना ना लगेगा। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है ये जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब जो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे ये हमारा एग्जाम के लिए, और जो मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट बताए हैं उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो हमने पहले पढ़ा है ये उस तरह का टोटल क्वेश्चन होगा। जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपके पास पेज नंबर 420 ओपन होना चाहिए, उस पर प्रॉब्लम 9.28 उसमें लिखा हुआ है स्वेंसन एंड हाइलर इनकॉर्पोरेशन परचेज अ न्यू मशीन ऑन September 1, 2012। आपके पास डेट डिफरेंट हो सकती है, अमाउंट डिफरेंट हो सकती है ड्यू टू एडिशन के डिफरेंट होने की वजह से, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। ऑन September 1, 2012 एट कॉस्ट 1,08,000। आपने एक मशीन खरीदी है जनवरी को नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 4 माह जो है वो यूज़ होगी और उसकी जो कीमत है 1,08,000 है। दी मशीन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 5 ईयर। 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ थी। एंड रेजिडेंट वैल्यू 8,000, उसकी रेजिडेंट वैल्यू 8,000 थी। प्रिपेयर आ कंप्लीट डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। आप एक मुकम्मल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल जैसे हम पहले बनाते थे वैसे बनाएं with calendar year 2012 with calendar year beginning the calendar year 2012 under each of the method list below।
assume that the half year convention is used. अब उसने हाफ ईयर कन्वेंशन कहा है, इससे मुराद ये नहीं है कि यकम सितंबर को आया तो मैंने 3/4 ही करना है। हाफ ईयर कन्वेंशन से मुराद है आधा साल पहले का ले लेना है, आधा साल लगेगा, वही 1/2 लगेगा। अगर हाफ ईयर कन्वेंशन ना हो, हमने ईयर मंथ वाइज देखना हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पुरानी कैलकुलेशन के मुताबिक हम 3/12 करते थे, यानी ये तकरीबन 1/4 आना था। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयर जब कन्वेंशन होता है, इसका मुराद होता है कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जिस साल खरीदा है उस साल हाफ ईयर हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जब हम सेल करने लगेंगे तो उस साल हम हाफ ईयर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट जो है जिससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है 200% डिक्लाइनिंग मेथड। जो हमारे पास तीसरे जिससे हमने सॉल्व करना है 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो हमने ये 5 मेथड जो है वो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए, जिसमें स्ट्रेट लाइन था, रिड्यूसिंग या जो है डिक्लाइनिंग मेथड था, 150% डिक्लाइनिंग मेथड था, 200% डिक्लाइनिंग मेथड था, और यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड था। ये पांचों के पांचों मेथड हमने इंडिविजुअली डिस्कस कर दिए हैं। अब सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से हमसे 5 नहीं सिर्फ 3 मांगे गए हैं, जिसमें है स्ट्रेट लाइन, 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और 150% डिक्लाइनिंग। लेकिन 150% डिक्लाइनिंग के आगे एक और बात भी कहता है, स्विच टू स्ट्रेट लाइन, यानी आपने डिक्लाइनिंग को बाद में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है व्हेन दी मैक्सिमाइज द एक्सपेंसेस। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कब हमने 5 साल है तो क्या 1 साल के बाद कन्वर्ट करना है, 2 साल के बाद कन्वर्ट करना है, 3 साल के बाद कन्वर्ट करना है, कब उसको हम कन्वर्ट करना है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो कल मैंने बात की थी कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो तब हम आपको कन्वर्ट का कंसेप्ट आप समझाएंगे। Which of the 3 method conclude in part A? B ऑप्शन में हमें कहता है कौन सा जो 3 मेथड ऊपर आपने कैलकुलेट किए हैं तो मोस्ट कॉमन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस एक्सप्लेन। कहता है आपने ये बात एक्सप्लेन करनी है कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बेटर है। एक बात याद रखिएगा, जो भी मेथड कम डेप्रिसिएशन दे, जिस मेथड से कम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो वो बेस्ट है, क्योंकि जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात आती है तो आपने ये शो करना होता है हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जब बहुत सा प्रॉफिट कमाना शो कर रहे हो तो हमेशा डेप्रिसिएशन कम शो करते हैं, इसलिए जो सा मेथड आपको कम आंसर देगा वो यहाँ पे आप उसको अप्रोप्रिएट तरीका बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। Assume that, सी ऑप्शन में कहता है assume that Swenson and Hiller sells the machine on 31st December 2015 cash 29,000, compute the resulting gain and loss of sale under each of the depreciation method used in part A। कहता है 31 दिसंबर 2015 को आपने वो मशीन 29,000 की बेच दी है, तो बताएं तीनों मेथड में आप ये कैलकुलेट करें कि आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तीनों मेथड में। और does the gain or loss reported in the company income statement have any direct cash effect explain? क्या वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे? तो जी हमारी जो एंट्री होती है वो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होती है, शो करेंगे। क्या उसका कैश पे भी कोई इफेक्ट होता है? तो इसका हम एक्सप्लेन सिर्फ करनी है ये बातें, तो क्वेश्चन के एंड पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा, जो हमारा पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने 2012 को ऐसे खरीदा है तो 5 साल उसकी लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 है, इसका मतलब है 2012, 13, 14, 15 और 16, क्योंकि 12 का हाफ ईयर होगा तो 17 भी आएगा, क्योंकि हमने हाफ ईयर कन्वेंशन लेना है। तो उसी तरह हमने पूरा स्केड्यूल बनाना है, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन स्केड्यूल किस के मुताबिक स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक, ये ऊपर हम हेडिंग देंगे। उसके बाद कॉलम हेडिंग्स के लिए हम एक जो है वो एक जो है रो बनाएंगे। पहले में हम लिखते हैं पहले कॉलम में ईयर्स, दूसरे कॉलम में हमारी कैलकुलेशंस आती हैं, तीसरे कॉलम में हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, चौथे कॉलम में हमारा क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आती है, और 5वें में हमारी बुक वैल्यू। तो ये 5 जो है हमारे पास कॉलम है। पहले कॉलम में हम लिखेंगे ईयर्स, जो कि 2012 है, 2013 है, 2014 है, 15,
16, यहाँ पे 5 साल पूरे होते हैं क्योंकि हाफ ईयर कन्वेंशन है, तो हमें 2017 में लेना है। अब आ जाते हैं बुक वैल्यू, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग पे उसने बुक वैल्यू बताई है 1,08,000। अब हमारे पास जब ये हम लिख लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, और हमारे पास मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला मिलता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेजिडल वैल्यू, जो कि रेजिडल वैल्यू है 8,00,000 डिवाइड बाय एस्टिमेट लाइफ 5 ईयर्स। 1,08,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,00,000, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। तो हमारी डेप्रिसिएशन निकलेगी 20,000। कंप्यूटेशन में हम इसी चीज़ को लिखेंगे 1,08,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाय 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,000। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पहले साल के लिए 20,000, लेकिन हाफ ईयर कन्वेंशन है तो 20,000 का हम हाफ ईयर कन्वेंशन करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 10,000। पहले साल के लिए हमारी डेप्रिसिएशन निकलेगी 10,000। तो यहाँ पे 1,08,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो मीनिंग रह जाएगा 98,000, मीनिंग बुक वैल्यू 98,000। अब अगले सालों के लिए ऐसा नहीं होगा, उसमें हम 1,08,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो वो हर साल अब हमारे पास आंसर जो है वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आएगी, जो कि 20,000 होगी। 20 और 10 तक डाल के ये 30,000 हो गई, 98 में से 20 निकाल देंगे 78,000। उसके बाद ये कैलकुलेशन सेम होगी, उसी तरह यहाँ पे 20,000 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 20,000 आंसर आ जाएगा। 30 और 20 50,000 हो जाएगी, 50 और 20 17,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगी। 78 में से 20 निकाल देंगे तो 58 रह जाएगा, 58 में से 20 निकाल देंगे 38,000। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो छठा साल आएगा, उसमें भी हम 20,000 कैलकुलेट करेंगे, और उसी तरह 4 ये 70 और 20 90 हो जाएगा, और 20 मजीद निकाल देंगे तो ये 18,000। ये हमारे पास हुई है हाफ 1 2 3 4 1 2 3 4 हाफ 4.5 ईयर जो है वो हमारे पास कैलकुलेशन हुई। लेकिन अभी हमारा लास्ट ईयर रहता है जिसमें हाफ ईयर कन्वेंशन करनी है, उसमें फिर आप करेंगे 1,08,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 5, जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम हाफ ईयर कन्वेंशन करेंगे, हमारे पास 10,000 आंसर आएगा। 90 और 10 ये 1,00,000 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, और 18 में से 10 मजीद निकालेंगे तो 8,000। अब आप इसको प्लस करके देख लीजिएगा, आपकी पूरी डेप्रिसिएशन 1,00,000 बनेगी। 20 20 20 80 10 90 और 10 100 पूरा 1,00,000 बनेगा, और ये 1,00,000 ये आपस में मैच हो जाएंगे। और उसने कहा था स्क्रैप वैल्यू 8,000 बचनी चाहिए, तो हमारी स्क्रैप वैल्यू भी 8,000 की है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास मेथड है वो 200% डिक्लाइनिंग मेथड है, लेकिन बात वही आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास कोई रेट मेंशन नहीं है। सबसे पहले आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो जब आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसको मैंने तरीका बताया 1 डिवाइड बाई एस्टिमेट लाइफ मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर निकलेगा 20%। लेकिन अब हमारे पास मेथड है 2% डिक्लाइनिंग, 200% डिक्लाइनिंग, तो हम इसको लेकर जाने लगे हैं 200% डिक्लाइनिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेट दिया हुआ है उसका